Hello students, this is Ejaz Sir, Maths Academy and I am Ansar Sir. Today we are going to study mitosis. Mitosis is a type of cell division in which one diploid cell gives rise to other diploid cells, and because of that the advantages of mitosis, we can write it as the advantages of mitosis. Advantages of mitosis. Mitosis is a cell division. It is a type of cell division. So what happens in this cell division we will see later on. But first of all, see, mitosis is a cell division. What is mitosis? Equation cell division. It is also called equation cell division. I will explain why it is called equation cell division later. फर्स्ट ऑफ ऑल सी, माइटोसिस होने से बेनिफिट्स क्या होते हैं हमारे. तो नंबर वन, ग्रोथ ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस. जब हम छोटे थे तो हमारी बॉडी में कम नंबर ऑफ सेल्स थे, नंबर ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी वाज लेस. जब हम बड़े हो जाते हाइट हेल्थ में तो हमारे बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हो जाते. तो जब हम अपने मम्मी के बॉडी में थे, जब हम बन रहे थे, तब हमारी बॉडी में कम सेल थे. वी वर अ जाइगोट, और जाइगोट सिंगल सेल होता है. फिर माइटोसिस होती है, एक सेल से दो सेल्स बनते हैं, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16, 32, 64, 128, 256, 512 एंड सो ऑन. इस तरह नंबर ऑफ सेल्स नॉर्मली डबल होता जाता है. दैट इज सेल डिवीजन, माइटोसिस. और इससे हमारी ग्रोथ होती है, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट भी बढ़ता है. नंबर 2, रिस्टोरेशन ऑफ इमेशिएटेड बॉडी, या आई शुड से इमेशिएटेड बॉडी का ठीक होना, है ना. यानी आई शुड से इमेशिएटेड बॉडी को हम ये कह सकते हैं कि फैटनिंग ऑफ इमेशिएटेड बॉडी. यानी कोई पर्सन दुबला पतला है तो उसके बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स कम है, और अगर वो मोटा हो जाएगा तो उसके बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हो जाएंगे. तो दुबले लोगों को मोटा होने में माइटोसिस हेल्प करता है. ग्रोथ होने में, बड़े होने में भी माइटोसिस हेल्प करता है. नंबर 3, ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो को बड़ा करने में भी माइटोसिस का रोल होता है. फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स. हमारी बॉडी में जो आरबीसीज बनती है, रेड ब्लड सेल्स, उसमें भी माइटोसिस होता है. ठीक है, तो ब्लड सेल्स बनने में हेल्प होती है. उसके अलावा नंबर 4 इज रिपेयर ऑफ द इंजर्ड टिश्यू. रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू. टिश्यू में हम लिख सकते हैं स्किन फॉर एग्जांपल, एक्सेट्रा. अगर किसी के लिप्स में, होंठ में, अगर अपनी टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया है, अगर किसी का होंठ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अगर कमी हो जाए, विटामिन बी अगर बॉडी में कम हो जाए, तो ये जो लिप्स है अंदर के, वो फट जाते हैं, उसमें पस भर जाता है. तो वो लिप्स जो फट गए, या कहीं पे किसी ने चाकू मार दिया, या किसी ने ब्लेड से, रेजर से स्किन काट दिया, या काटी झाड़ी की वजह से स्क्रैचेस लग गए, तो स्क्रैचेस से स्किन फट जाती है. वो फटी हुई स्किन को वहां नई स्किन, न्यू स्किन बनाना और उसको रिपेयर करना, ये माइटोसिस के कारण होता है. माइटोसिस से गई हुई चमड़ी वापस आती है, रिपेयर होता है. ठीक है. लिजर्ड में भी छिपकली की पूंछ जो है वो कट जाती है, तो लिजर्ड की पूंछ वापस आती है ड्यू टू माइटोसिस. वुंड जो होता है, जख्म को भरने में भी माइटोसिस का बड़ा रोल होता है. अब मैं आपको समझाऊंगा माइटोसिस होता क्या है. ठीक है, तो आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. हालांकि माइटोसिस की बहुत लंबी डिटेल है, बट आई विल एक्सप्लेन ओनली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. तो हमारी टेक्स्ट बुक में जितना नॉलेज दिया है, बस वही नॉलेज को मैं आपको अच्छे से समझा कर दूंगा. दैट्स माई जॉब. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. सी, माइटोसिस कंप्लीट्स इटसेल्फ इन डिफरेंट स्टेजेस. माइटोसिस की अलग अलग स्टेज होती है. आपको ये तो मालूम होगा, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कि क्रोमोसोम जो है, दिस इज कॉल्ड अ सिंगल क्रोमैटिड. ये एक क्रोमोसोम है. ठीक है, और क्रोमोसोम कैसे बनता है? तो अ क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन से बनता है.
कैसे बनता है, तो अगर ये प्रोटीन है, समझो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, तो इसके ऊपर डीएनए की चोटी ऐसी लपेटी हुई होती है, ऐसे दिस इज द डीएनए, ये इसके ऊपर डीएनए लपेटा हुआ है, फिर ये डीएनए यहाँ लपेटा हुआ है, ये देखो दिस इज द क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है। यानी जिस तरह वो जो ऊन आता है, वूल, WOOL वूल, उसमें कैसा लपेटा होता है धागा, वैसा डीएनए लपेट लपेट कर हिस्टोन प्रोटीन्स और प्रोटीन के ऊपर डीएनए लपेटा हुआ होता है, और उसी को कहते हैं हम क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम का एक वन क्रोमैटिड है, वन क्रोमैटिड, दिस इज वन क्रोमोसोम, और ये जो बीच में दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंट्रोमियर, इट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर, ये बीच के पॉइंट को सेंट्रोमियर कहते हैं। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज वन क्रोमैटिड, इसको क्या कहते हैं, वन क्रोमैटिड, एंड दिस इज वन क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं वन क्रोमोसोम एंड वन क्रोमैटिड, यानी वन क्रोमैटिड ऑफ वन क्रोमोसोम, वन क्रोमैटिड ऑफ वन क्रोमोसोम। अब यहां देखो, देयर आर नाउ टू क्रोमैटिड्स, अब कितने क्रोमैटिड्स है, दो क्रोमैटिड्स है, दीज आर टू क्रोमैटिड्स, ये क्रोमैटिड नंबर 1 और ये क्रोमैटिड नंबर 2, ये वाला, इसको मैं कलर भी दे सकता हूं, आई कैन कलर इट, दिस इज क्रोमैटिड 1 एंड दिस इज क्रोमैटिड 2। So there are two chromatids, तो इसको क्या बोलते हैं, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंट्रोमियर, CENTROMERE, सेंट्रोमियर। आई होप आपको वहां से दिख रहा होगा, लेट मी चेक, थोड़ा सा जूम कर देता हूं सो दैट आपको और अच्छे से दिखाई दे। So that's it. Now see the next thing. Actually ये टेक्स्ट बुक और इतने सारे पेन्स कैरी करना so ये है टू क्रोमैटिड्स ऑफ वन क्रोमोसोम। देखो क्रोमैटिड्स कितने हो गए, डबल, लेकिन क्रोमोसोम अभी भी कितना है, 1, बिकॉज क्रोमोसोम्स आर काउंटेड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स। ये सेंट्रोमियर इसका एक ही है, इसीलिए ये भी सिंगल क्रोमोसोम है, दिस इज अ सिंगल क्रोमोसोम हैविंग टू क्रोमैटिड्स। इसको पी आर्म बोलते हैं, पी आर्म जो आप 9th में पढ़ चुके हो, और इसको बोलते हैं क्यू आर्म। तो ये पी आर्म और क्यू आर्म नहीं भी समझे तो भी आप इतना याद रखो कि ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है। अपनी टेक्स्ट बुक ने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर ये टॉपिक समझाते समय टेक्स्ट बुक ने मिस्टेक कर दिया है, उसने बोल दिया कि क्रोमोसोम नंबर चेंजेस टू 92 4 टाइम्स n, तो गलत कर दिया टेक्स्ट बुक ने, टेक्स्ट बुक धोखा खा गई। तो ये एक क्रोमैटिड है, मैं इसको ओनली रेड कलर कर देता हूं, देखो ये कितना क्रोमैटिड है, एक, दिस इज वन क्रोमैटिड एंड वन क्रोमोसोम। और ये वन क्रोमोसोम कैसे बना हुआ है, तो इसमें क्या है, डीएनए है, ठीक है, प्रोटीन एंड डीएनए। अच्छा, मैं एक शॉर्ट में आपको डीएनए का रेप्लिकेशन, वैसे तो मैं समझा चुका हूं पुराने लेक्चर्स में, फिर से एक बार शॉर्ट में रेप्लिकेशन समझा देता हूं, मैं एकदम शॉर्ट में समझाऊंगा। एक्चुअली ये टॉपिक हमारा हो चुका है, मैं आपको ये रिवाइज करवा रहा हूं। तो सी, ये है डीएनए, सपोज दिस इज डीएनए, और डीएनए में आपको मालूम है यहाँ ए है, यहाँ टी है, सी है, जी है, टी है, ए है, जी है, सी है, ए है, टी है, ऐसे होते हैं। ए और टी एडेनिन और साइटोसिन, एडेनिन एंड थायमिन में डबल बॉन्ड, साइटोसिन एंड गुआनिन में ट्रिपल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह। बाकी ये भी ऐसे रहेंगे, दिस विल बी लाइक दिस। ये दिस इज डीएनए, फेयर एंड लवली के ऊपर भी बना होता है डीएनए ऐसा।
अब ये डीएनए की चोटी सबसे पहले खुलती है। डीएनए का रेप्लिकेशन होने का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए यानी एक डीएनए से दूसरा डीएनए तैयार होना। तो रेप्लिकेशन होने से पहले क्या होता है? ये डीएनए की चोटी खुल जाती है ऐसी, और यहाँ की चोटी भले ही ऐसी रहेंगी। देखो यहाँ की चोटी अभी भी बंद है, लेकिन यहाँ की चोटी डीएनए की खुल गई। और इसको खुल के मैं थोड़ा दूर ले जाता हूं, ये इस तरह डीएनए की चोटी खुल गई। ऊपर में क्या है? ए, फिर क्या है? सी, फिर क्या है? टी, फिर क्या है? जी, फिर क्या है? ए। ठीक है, जगह बचाना है। ए, सी, टी, जी, ए। नीचे क्या है? ए के साथ टी था, सी के साथ जी था, टी के साथ ए था, जी के साथ सी था, और ए के साथ टी था। तो ये डीएनए की चोटी खुल गई। डीएनए की जो चेन थी चोटी वो खुल गई। और अब क्या होगा? तो इसमें नया माल आएगा। नया माल आएगा मतलब ये देखो, यहां पर क्या आएगा? एक स्ट्रैंड आएगा, एक धागा आएगा, और यहां पर भी नीचे में एक धागा आएगा, यहां पर भी एक धागा आएगा। कितने स्ट्रैंड्स आ गए? 2। कितने धागे आ गए इसमें? 2 धागे आ गए। अब ये 2 धागे क्या करेंगे? तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, ध्यान से समझो। ए जो है इसके लिए नया माल बनाएंगे, टी बनेगा। टी के लिए जी, सी के लिए जी बनेगा, टी के लिए ए बनेगा, जी के लिए सी बनेगा, और ए के लिए टी बनेगा। ये आप पढ़ चुके हो इससे प्रीवियस क्लास में। ए की जोड़ी हमेशा टी से लगती है और सी की जोड़ी हमेशा जी से लगती है डीएनए में। व्हाट इज ए? एडेनिन। व्हाट इज सी? साइटोसिन। व्हाट इज जी? ग्वानिन। एंड व्हाट इज क्या बचा? ए इज एडेनिन, सी इज साइटोसिन, टी इज थायमिन एंड जी इज ग्वानिन। ये 4 नाइट्रोजन बेसेस है। अब नीचे वाले में देखो, ये टी है तो टी के लिए क्या आएगा? ए आएगा, जी के लिए सी आएगा, ए के लिए टी आएगा, सी के लिए जी आएगा, और टी के लिए ए आएगा। अब ध्यान से समझो इस कहानी को, ध्यान से समझो कि एक स्ट्रैंड आया रेड कलर का, एक जानबूझ के मैं ग्रीन कलर का कर देता हूं। अब क्या होगा? ये देखो ऊपर का और नीचे का एक जैसा होगा। एटी सी जी टी ए जी सी एटी, और ये एटी सी जी टी ए जी सी एटी, यानी डीएनए कॉपी हो रहा है, डीएनए की जेरोक्स हो रही है। अब ये जो ऊपर के 2 धागे हैं ये पूरी चोटी खुल जाएंगी, और आगे भी ऐसा ही होगा। और इसका रिजल्ट क्या होगा? तो ध्यान से समझना। इसका रिजल्ट ये होगा कि ये ऊपर वाली जो चोटी है ये लपेट जाएंगी। ऊपर वाली जो चोटी है वो ऐसी हो जाएगी, ऐसी। ठीक है, और नीचे वाली जो चोटी है वो ऐसी हो जाएंगी। ऐसी हो जाएगी मतलब। और इसमें क्या रहेगा ऊपर? ATCG। अब इसको हम नाम देना चाहें तो फिर से नाम दे सकते हैं। दिस इज A C T G A, और बाकी को हम ऐसा रफ कर देते हैं, डॉट डॉट डैश डैश डैश, ये हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा? इसके पास होगा एक के पास T C G A C T, और इनमें बॉन्ड बन जाएंगे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह। और नीचे वाले में क्या होगा? तो नीचे वाले में ये होगा, दिस इज A C T G A, ऐसा होगा। और उसके नीचे क्या बनेगा? तो दिस विल बी T G A C T, और ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी ऐसा। और इस तरह ये चोटी जो है, ये जो ऊपर की चोटी है, ये धीरे धीरे पूरी चोटी खुल जाएगी। और ये पूरी चोटी खुल के, मैं इसको ऐसे ही रहने देता समझाने के लिए, ये पूरी चोटी खुल जाएगी। और चोटी खुल के क्या होगा? ये ऊपर का लपेट गया। दिस इज 1 DNA, फर्स्ट DNA, और ये उसकी कॉपी। ये DNA और ये उसकी कॉपी। तो देखो, कॉपी 1 और कॉपी 2। डीएनए की एक ऊपर कॉपी बन गई और एक नीचे कॉपी बन गई। आई होप आपको समझ रहा है। ठीक है, हैव अ लुक, केयर, क्लोज लुक एट इट।
देखो एक डीएनए ऊपर था, फिर उससे क्या हुआ, बीच वो सरक गया, उसके स्ट्रैंड्स खुल गए और बीच में एक रेड वाला थ्रेड आ गया, एक ग्रीन वाला थ्रेड आ गया, और रेड और ग्रीन थ्रेड्स के बीच में क्या हो गया, नया माल आया ब्लू कलर का। ऊपर में TGACT आया और नीचे ACTGA आया। इस तरह दो डीएनए बन गए। और ये देखो ध्यान से, फिर से वो ट्विस्टिंग हो गई, फिर से कॉपी 1 ने ट्विस्ट किया, कॉपी 2 ने ट्विस्ट किया। अब मैं फिर से इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा। और ये है कॉपी 1, दिस इज कॉपी 1 एंड दिस इज कॉपी 2, कॉपी 1 एंड कॉपी 2। तो डीएनए 1 से 2 बनता है, ऐसा बात समझ रहे हो। तो इसमें कितनी कॉपी है, दिस इज कॉपी 1 ओनली, ये डीएनए की कॉपी 1 है। और यहां क्या हो गया, दिस इज कॉपी 1 एंड दिस इज कॉपी 2, यानी एक डीएनए अपनी दूसरी कॉपी बनाकर एक क्रोमेटिड में कितना डीएनए है, सिंगल डीएनए, सिंगल यानी डीएनए स्ट्रक्चर है, डीएनए का डबल स्ट्रैंड है मतलब, लेकिन एक डीएनए है लपेटा हुआ। अब यहां पर क्या हो गया, तो डीएनए की कॉपी 1 और कॉपी 2 है, बात समझ में आ रहा। ये डीएनए की जेरोक्स 1 एंड जेरोक्स 2 है, रेड वाली जेरोक्स 1 है, ब्लू वाली जेरोक्स 2 है। तो जब डीएनए का, जब क्रोमोसोम का सिंगल स्ट्रैंड रहता है, सॉरी, जब क्रोमोसोम का 1 क्रोमेटिड रहता है तो उसके पास कितना डीएनए है, 1 डीएनए है। और जब 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम बन जाता है, जब 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम बन जाता है तो उसके पास डीएनए की कितनी कॉपी रहती, 2 कॉपी। और कैसी रहती, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली एक जैसी, है ना। ये देखो ATCG, तो ये भी ATCG, TA GC GC, AT तो एक डीएनए दूसरे डीएनए की जेरोक्स, उसकी जेरोक्स कॉपी बनाता है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ये एग्जैक्ट कॉपीज बनती है, लेकिन सच में देखा जाए तो एक कॉपी और कॉपी 1 और कॉपी 2 100% एक जैसी नहीं बनती। डीएनए की कॉपी होते समय एरर हो जाती है, गलती से मिस्टेक हो जाती है। और उसके कारण क्या होता है, तो उसके कारण यहाँ पर ATCG है, ATCG, TAGC है, TAGC है, AT होना चाहिए तो यहाँ GC रह जाएगा, कॉपी होने में थोड़ी मिस्टेक होंगी। इसीलिए एक अमीबा वगैरह में किसी में माइटोसिस होता है तो एक क्रोमेटिड से जो दूसरा क्रोमेटिड बना, एक डीएनए से जो दूसरा डीएनए बना, भले ही वो लगभग 99% एक जैसा रहेगा, है ना। दोनों डीएनए कॉपी 1 एंड कॉपी 2 नियरली 99% एक जैसे रहेंगे, लेकिन कॉपी 1 एंड कॉपी 2 में थोड़े से डिफरेंस, नियरली 1% तो भी नियरली डिफरेंस रह सकता है, ठीक है। फिर भी हमारी बुक में बार बार क्या लिखकर आता है कि डीएनए कॉपी जब होता है तो एग्जैक्ट रेप्लिका बनती है, एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी बनती है, ऐसा लिख के आएगा। हालांकि रियल लाइफ में डीएनए कॉपी होने में कभी कभी थोड़ी सी एरर आ जाती है और डीएनए की जेरोक्स कॉपी एग्जैक्टली उसके जैसी, ओरिजिनल के जैसी नहीं रहती है। ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी 1 और कॉपी 2 में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे माइटोसिस, ये था उसका बैकग्राउंड। डीएनए की जेरोक्स होने को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी एक डीएनए से दूसरा डीएनए तैयार होना। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो टॉपिक जिसका नाम है माइटोसिस। तो माइटोसिस अलग अलग स्टेजेस में होता है और अपनी टेक्स्ट बुक में देखो क्या लिख के आया है, सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। सोमैटिक सेल्स यानी स्पर्म एंड ओवम के सेल्स के अलावा, यानी जिस सेल से स्पर्म बनता है और जिस सेल से ओवम बनता है, यानी जर्म सेल्स, जर्म सेल्स के अलावा जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल यानी हाथ के सेल, पैर के सेल, किडनी के सेल्स, लंग्स के सेल्स, हार्ट के सेल्स, ब्रेन के सेल्स, उसी तरह से नाखून के सेल्स, बालों के सेल, अपने बाल भी बड़े होते हैं ना माइटोसिस के कारण, नाखून बड़े होते हैं माइटोसिस के कारण। तो ये जो सोमैटिक सेल्स है, नाखून के सेल्स, सोमैटिक सेल किसको कहते हैं, नाखून के सेल, हाथ के सेल, पैर के सेल, बॉडी के सेल, यानी जर्म सेल के अलावा जिन सेल से स्पर्म एंड ओवम बनता है उनके अलावा बाकी पूरे बॉडी के हर सेल को सोमैटिक सेल कहते हैं। और स्टेम सेल क्या होता है, तो जब मैंने आपको जाइगोट वगैरह समझा दिया हूँ, स्पर्म एंड ओवम जब फर्टिलाइज होते हैं, स्पर्म जब फर्टिलाइज करता है ओवम को, स्पर्म एंड ओवम जब एक दूसरे में मिल जाते हैं तो स्पर्म एंड ओवम के मिलने से क्या बनता है, जाइगोट बनता है, सिंगल सेल बनता है ना।
तो वो सिंगल सेल क्या करता, एक सेल से दो सेल बनते, दो के चार सेल बनते, चार के आठ बनते, आठ के 16 बनते। फिर क्या कर सकते हैं डॉक्टर्स लोग, मान लो किसी में फर्टिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है या फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में मम्मी का ओवम डालेंगे और पापा का स्पर्म डालेंगे। तो पापा का स्पर्म एंड ओवम मिलकर जाइगोट बन गया। कहाँ बना जाइगोट, टेस्ट ट्यूब में बना। अब उसका क्या करेंगे, वो टेस्ट ट्यूब में एक सेल के दो सेल बनेंगे, दो के चार बनेंगे, चार के आठ बनेंगे, अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उसको तो ऐसे बनते जाएंगे। फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा, वहां पे समझो 20 सेल्स बन गए, 20 तो नहीं, एक के दो, दो के चार, चार के आठ, आठ के 16, 16 के 32, मान लो 32 सेल्स बन गए। तो उसमें से डॉक्टर लोग क्या कर सकते हैं, 32 सेल में से 4-5 सेल चुरा सकते हैं, 4-5 सेल्स चुरा लिए। अब वो जो 4-5 सेल्स डॉक्टर ने चोरी कर लिए उनको बोलते हैं स्टेम सेल्स। कौन से सेल्स, स्टेम सेल्स बोलते हैं उनको, यानी जो सेल से एम्ब्रियो बन रहा था, बच्चा बन रहा था, तो बच्चे के बनते बनते बीच में जो दूसरे सेल्स मिल गए उनको, एक सेल के दो सेल बने, दो के चार, चार के 8, 16, 32, 64 ऐसे हो रहे थे। तो उसमें से वो सेल डिवीजन जो हो रहा है उसमें से कुछ सेल चोरी कर लिए, तो उनको बोलते हैं स्टेम सेल्स। वो स्टेम सेल से वो चाहे तो लीवर बना सकते हैं डॉक्टर्स लोग, वो चोरी के सेल से लीवर बना सकते हैं, वो चोरी के सेल से और दूसरे बॉडी के ऑर्गन्स बना सकते हो, बोन्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, ये प्यूरिपोटेंसी हमको आने वाले चैप्टर में आगे आएगा। तो चलो, स्टेम सेल्स क्या होते हैं समझ गए आप। चोरी किए हुए वाले जो सेल्स है वो क्यों चोरी करते हैं डॉक्टर्स लोग, सच में चोरी नहीं करते, समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको। तो वो जो चोरी किए हुए सेल्स है वो सेल से लीवर बना सकते हैं। अब किसी को अपन लीवर को डोनेट नहीं कर सकते, लीवर तो एक ही है, किसी का लीवर खराब होगा तो उसको लीवर कहां से देंगे। तो अब लीवर लेबोरेटरी में बन रहा है, और जैसे हम गैरेज में जाते हैं, गाड़ी के पार्ट्स खराब हो जाते हैं तो पार्ट्स खरीदते हैं। अब डॉक्टर लोग भी बोलेंगे एक काम करो, मिस्टर XYZ का लीवर खराब हुआ, नीचे की दुकान में जाओ, राइट हैंड साइड की दुकान से एक लीवर खरीद के लाओ, इनका लीवर बदलना पड़ता। तो हम वहां से जाके दुकान से लीवर खरीद के लेके आएंगे। क्यों, क्योंकि अब लीवर लेबोरेटरी में बन रहा है। कैसे बन रहा, तो स्टेम सेल से बन रहा है। अब उसको डिटेल में हमको नहीं जाना है, वरना हमारा माइटोसिस रह जाएगा, दुनिया भर की बातें हो जाएगी सिर्फ, है ना। लेट अस कम टू बिजनेस एंड काम की बात करते हैं। तो सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। माइटोसिस इज कंप्लीटेड इन 2 मेन स्टेप्स। वन इज कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन, और सेकंड इज साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो सबसे पहले देखो कैरियोकाइनेसिस पढ़ते हैं हम, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। ये पेन भी ऐसे थोड़ा देर खुले रह जाए तो ड्राई हो जाते हैं। कैरियोकाइनेसिस, उसमें सबसे पहली फेज का नाम है प्रोफेज। प्रोफेज, प्रोफेज में क्या होता है, तो सबसे पहले देखो टेक्स्ट बुक में क्या दिया है। प्रोफेज में, इन प्रोफेज कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम स्टार्ट्स। अपने बॉडी में दिस इज द सेल, ये सेल है समझो, और उसके बीच में ये है न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर पोर्स है बीच बीच में। ठीक है, आई एम नॉट ड्राइंग एवरीथिंग 100% करेक्ट, मेरी डायग्राम्स रफ डायग्राम्स होती है। तो ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं, तो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं। ये देखो, ये देखो, ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। एक्चुअली ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है, ये क्रोमोसोम्स है, डीएनए के रूप में दिखाई दे रहे हैं। कितने रहेंगे, तो दिस विल बी 46 क्रोमोसोम्स। ये कितने क्रोमोसोम्स है, 46 है। याद रहेगा आपको, हमारे स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल के ओवम में, एग में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके अलावा हमारे हाथ के सेल, पैर के सेल, हर बॉडी सेल में जहां जहां न्यूक्लियस है और जहां जहां क्रोमोसोम्स है, तो पूरे बॉडी में हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हर बॉडी सेल में, हाथ के, पैर के, नाखून के, किडनी के, लीवर के, लंग्स के, हार्ट के, हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सिर्फ स्पर्म में 23 होते हैं और फीमेल के ओवम में, एग में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये कितने क्रोमोसोम्स है, 46। ठीक है, समझ लो 46 है। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने एक बनाया, लेकिन समझ लो वो 46 है। अगर मैं पूरे 46 बनाऊंगा टाइम वेस्ट होगा। सो दीज आर 46 क्रोमोसोम्स। अब प्रोफेज में क्या होता, कंडेंसेशन स्टार्ट्स। कंडेंसेशन यानी ये जो क्रोमोसोम बारीक चूरिक दिख रहा है, ये मोटा होने लगेगा, ये क्रोमोसोम मोटा हो जाएगा। ये देखो सिंगल क्रोमैटिन, फिर ये वाला भी, ये मोटे होने लगेंगे क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन मोटे हो गए,
फिर ये क्रोमेटिड भी ये मोटा हो गया, यानी पूरे के पूरे जितने 46 क्रोमोसोम जो बारीक चुरीक धागे दिखाई दे रहे थे अब वो थोड़े मोटे हो रहे हैं। सो क्रोमोसोम्स क्या हो रहे, कंडेंस हो रहे। ये देखो आप पूरे बनाते रहेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, मैंने 8 बनाया, ये 46 से समझ लो। सो ये क्रोमोसोम्स क्या हो गए, कंडेंस हो गए। कंडेंस हो गए यानी छोटे हो गए और मोटे हो गए। पहले क्या था, वो डीएनए का लंबा धागा था, डीएनए का लंबा धागा था, ऐसा 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 डीएनए का लंबा धागा था। अब ये धागा क्या हुआ, प्रोटीन के ऊपर लपेट गया, प्रोटीन पे लपेट कर इसका साइज कैसा हो गया, छोटा। तो ये क्रोमोसोम छोटा और मोटा हो गया। ठीक है, पहले ये बहुत लंबा था, ये नीचे तक लंबा था समझो। तो क्रोमोसोम लपेट कर साइज में कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा तो मोटा हो जाएगा। So in prophase, condensation of basically thin thread-like chromosome starts. Due to this, they become short and thick. इस कारण क्रोमोसोम शॉर्ट हो जाएंगे और थिक हो जाएंगे, जाड़े हो जाएंगे। क्यों, समझ गए आप कि डीएनए का धागा बहुत लंबा था, लेकिन क्रोमोसोम बना तो उसने क्या किया, प्रोटीन के ऊपर लपेट कर छोटा हो गया। मान लो आपके पास एक लंबा पतंग उड़ाने का मंजा है, धागा है। अब इतना मंजा लंबा कैसे रखेंगे, तो चक्री में लपेटते अपन उसको, तो वैसे ये लपेट कर छोटा हो जाएगा। उसके बाद देखो, so and they start to appear along with their pair of sister chromatids. अब वो उनके सिस्टर क्रोमेटिड के साथ में अपीयर होंगे। सिस्टर क्रोमेटिड के साथ मतलब, अब देखो ये पूरे 46 दिखाने के बदले मैं क्या करता हूँ मालूम है, ये पूरे नहीं दिखाता, मैं 4 बना देता हूँ, 4। तो ये देखो पहले कितने क्रोमोसोम्स थे, 46, 4 भी नहीं, 3 ही बनाता हूँ, जगह नहीं है। ये कितने हैं, अगर किसी ने पूछा कि कितने, तो ना 46 है। क्यों, क्योंकि मैं पूरे 46 यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकता, जगह नहीं है और टाइम भी वेस्ट होगा। मैंने कितने ड्रॉ किया, 3। तो ये क्रोमोसोम पहले क्या होंगे, शॉर्ट एंड थिक होंगे, इतना समझ गए। अब आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, दे विल स्टार्ट अपीयरिंग विद देयर सिस्टर क्रोमेटिड। ये कितने क्रोमोसोम्स है, 46 है। अब ये पूरे 46 क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, रेप्लिकेशन करके दूसरा डीएनए बना के दूसरा क्रोमेटिड बनाएंगे। ये देखो, ये रेड वाला क्रोमेटिड बना लिए। ये देखो अब कितने क्रोमोसोम्स हो गए, पहले 46 थे, अब कितने हो गए, पहले कितने क्रोमोसोम्स थे, 46 क्रोमोसोम्स थे। ब्लू वाले ध्यान से समझो, फिर से इसको एक रिवर्स गियर मारता मैं, इसको वापस। ये देखो ये ब्लू वाले, ये कितने क्रोमोसोम्स है, तो दीज आर, समझाने के लिए 46 क्रोमोसोम्स विथ 46 क्रोमोसोम्स है, 1 क्रोमेटिड वाले, सिंगल क्रोमेटिड वाले, ठीक है। सिंगल क्रोमेटिड वाले कितने क्रोमोसोम्स है, वो 46। थोड़ी देर के बाद प्रोफेज में क्या होंगे, फिर वो डबल क्रोमेटिड वाले 46 क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। अब क्या बन जाएंगे, वो डबल क्रोमेटिड वाले। अब यहां देखो सिंगल वर्ड हट जाएगा और कौन सा वर्ड आ जाएगा यहां पर, डबल क्रोमेटिड वाले 46 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का नंबर चेंज हुआ क्या, बताओ मुझे, नहीं। पहले कितने क्रोमोसोम्स थे, 46 थे। कैसे 46 थे, वो सिंगल क्रोमेटिड वाले। अब कैसे बन गए, 46 क्रोमोसोम्स है डबल क्रोमेटिड वाले। पहले टोटल क्रोमेटिड कितने थे, 46। अब टोटल क्रोमेटिड कितने हैं, 92। क्रोमेटिड कितने हो गए, 92 हो गए। बात समझ में आ रही है, क्रोमोसोम नंबर सेम है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर क्रोमेटिड से नहीं गिना जाता। ये भी एक ही क्रोमोसोम है और ये भी एक ही क्रोमोसोम है। ये सिंगल क्रोमेटिड वाला एक क्रोमोसोम है, ये डबल क्रोमेटिड वाला एक क्रोमोसोम है। तो पहले क्या थे, सिंगल क्रोमेटिड वाले 46 क्रोमोसोम्स थे। बाद में क्या हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन, डबल डीएनए दूसरा बनके तैयार होके क्या हो गया, डबल क्रोमेटिड वाले, ऐसे वाले डबल क्रोमेटिड वाले 46 क्रोमोसोम्स हो गए। यहां तक कहानी क्लियर है, डबल क्रोमेटिड वाले 46 क्रोमोसोम्स हो गए। अब देखो और क्या लिखा है बुक में, तो मैं पढ़ता हूं। एंड दे स्टार्ट टू अपीयर विद देयर पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। इनको सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। ये ब्लू वाला और रेड वाला आपस में बहन है, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड। ये ब्लू और ये रेड बहन, ये ब्लू, ये रेड और ये ब्लू बहन। यानी ये जो होते कॉपी 1 कॉपी 2, ये एक दूसरे की सिस्टर है।
कॉपी 1 एंड कॉपी 2 आर सिस्टर्स, ईच अदर सिस्टर्स। कॉपी 1 एंड कॉपी 2 जो वो एक दूसरे के बहन है। अंडरस्टूड? लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे जल्दी रैप अप करना पड़ेगा। फिर है सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट। यहाँ जो सेंट्रियोल होगा, ये सेंट्रियोल है यहाँ पर, ये डुप्लीकेट होगा। एक सेंट्रियोल के डबल कॉपी बनेगी, एक सेंट्रियोल से दो सेंट्रियोल्स बनेंगे और दोनों सेंट्रियोल क्या करेंगे, तो एक सेंट्रियोल ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा और दूसरा सेंट्रियोल राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा। एक सेंट्रियोल किधर गया, लेफ्ट, और दूसरा सेंट्रियोल किधर गया, राइट। ये सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है मैं समझाता हूं। ये सेंट्रियोल लेफ्ट की तरफ गया एक और एक सेंट्रियोल राइट की तरफ गया, ठीक है। ये लेबलिंग्स हटा रहा हूं मैं। एक सेंट्रियोल कहां गया, लेफ्ट, ये वाला, और इसको ये भी हटा देता हूं, कॉपी 1 कॉपी 2, सिंगल क्रोमेटिड डबल क्रोमेटिड। नाउ सी, ये क्या है, सेंट्रियोल। व्हाट इज इट, सेंट्रियोल। कितने सेंट्रियोल्स है अभी यहाँ, 2। ये 2 सेंट्रियोल्स है, एक था उससे डबल बन गया, जुड़वा। सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो गए। उसके बाद क्या होगा, सेंट्रियोल डुप्लीकेट एंड ईच सेंट्रियोल मूव्स टू ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। ऑपोजिट पोल यानी एक राइट पे चलेगा तो एक लेफ्ट पे चला जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपीयर। न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर होने लगेगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपीयर होना चालू हो जाएंगी। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रही है, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना चालू हो गई। अब आता है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज का नाम है मेटाफेज। मेटाफेज। प्रोफेज में क्या क्या हुआ समझ में आया, टेक्स्ट बुक में तो सब दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शॉर्ट एंड थिक हुए, सिस्टर क्रोमेटिड के साथ में आए, सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुए, यहां रफ में लिख लेना, शॉर्ट एंड थिक हुए, नंबर 1। फिर नंबर 2 और क्या हुए, पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ आए, पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हुए, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होना है ना, एक सेंट्रियोल से डबल सेंट्रियोल बनना। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। ये आप खुद बना सकते हो, मुझे बनाकर देने की जरूरत नहीं है, यू कैन मेक ऑन योर ओन। अब मेटाफेज है, तो मेटा को याद कैसे रखना, मेटा को याद रखना मिडल से। मेटा की स्पेलिंग चालू होती है एम से और मिडल की स्पेलिंग भी एम से चालू होती है। तो मेटाफेज में क्या होता है मालूम है, ये जो क्रोमोसोम्स है जो पहले ऐसे थे, मान लो ये क्रोमोसोम्स पहले कैसे थे, तो पहले ये ऐसे थे, पहले ये रैंडम थे। रैंडम मतलब कोई लेफ्ट में खड़ा था, कोई राइट में खड़ा था, कोई इधर खड़ा था, कोई उधर खड़ा था, ये ऐसे थे। पहले क्रोमोसोम्स कैसे थे, ऐसे थे, इधर उधर। कितने क्रोमोसोम्स है ये, 46। क्रोमेटिड कितने हैं, 92 है। क्रोमोसोम्स 46, क्रोमेटिड 92, ठीक है। अब ये क्या करेंगे मालूम है, मेटाफेज यानी मिडल, तो ये मिडल में आ जाएंगे। मिडल में आ जाएंगे मतलब ये जो इधर भाग रहा अकेला है, ये भी इधर आ जाएगा, रेड वाला ऐसा, और ये ब्लू वाला उसके बाजू में चिपक के, ये दो सिस्टर और ये 2 सिस्टर, ऐसे ये कितने आएंगे पूरे ऐसे, 46। कितने, 46। अब इसके बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन मेटाफेज, तो मेटाफेज में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह डिसअपीयर हो जाएगी, और बचा क्या, ओनली ये सेल। ये सेल है, दिस इज द सेल, और स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे। सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या होता है, तो सेंट्रियोल में से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं ऐसे। स्पिंडल फाइबर्स क्या है, दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स, इलास्टिक फ्लेक्सिबल प्रोटीन। ये प्रोटीन से बने हुए फ्लेक्सिबल होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, तो इनको कहते हैं स्पिंडल फाइबर, SPINDLE, स्पिंडल फाइबर। मुझे ये बताओ, यहां से देखो कितने स्पिंडल फाइबर निकलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो टोटल कितने निकलेंगे, 23। मतलब समझाने के लिए कम ज्यादा हो सकता है, इजी लैंग्वेज में समझने के लिए इतना याद रखो, इधर से कितने स्पिंडल फाइबर निकलेंगे, 23।
और इधर से कितने स्पिंडल फाइबर निकलेंगे 23। ये इसको पकड़ेंगे रेड वाले को, ये रेड वाले को पकड़ेंगे, ये रेड वाले को पकड़ेंगे। तो रेड वाले को पकड़ने के लिए इधर से 23 स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे और ब्लू वाले को पकड़ने के लिए इधर से 23 स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे। तो रेड एंड ब्लू के लिए 23 स्पिंडल फाइबर इधर से, 23 इधर से। और ये मेटल, ये फिर क्या करेंगे, इनको इधर खींचने की काम चालू करेंगे। तो मेटाफेज में क्या होता है, ऑल द सिस्टर क्रोमैटिड्स कम टू द इक्वेटोरियल प्लेन। इस पॉइंट को इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है। ये देखो, ये इसको इक्वेटर बोलते हैं, खड़ी लाइन को, ये वर्टिकल लाइन को इक्वेटर बोलते हैं। तो इधर रेड वाले क्रोमैटिड्स है, इधर ब्लू वाले क्रोमैटिड्स है। ये सेंट्रियोल से 23 स्पिंडल फाइबर निकले समझो, और इधर से 23 स्पिंडल फाइबर्स निकले समझो। अब ये 23 स्पिंडल फाइबर्स का फंक्शन क्या रहेगा, तो these 23 स्पिंडल फाइबर्स विल ट्राई टू पुल। अब नेक्स्ट स्टेज पे आ जाते हैं, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, छोटे कम में रैप अप करते हैं, लपेटते बात को। नेक्स्ट स्टेज का नाम है एनाफेज। एनाफेज, और एनाफेज को, एना का ए याद रखना, अवे, एम से मिडल, ए से अवे। तो एनाफेज में क्या होता है, अवे, यानी ये स्पिंडल फाइबर्स ये ब्लू वाले को खींच के इधर ले जाते हैं लेफ्ट में, और रेड वाले को खींच के उधर ले जाते हैं। मतलब ये ऐसा हो जाएगा। अगली स्टेज ऐसी दिखेंगी। ये इधर लेफ्ट में कौन से थे, ब्लू थे ना, तो ये ब्लू वाले इधर दिखेंगे आपको, ब्लू वाले इधर भाग गए, और रेड वाले का क्या होगा, रेड वाले इधर आ गए। किसने खींचा इनको, स्पिंडल फाइबर्स ने। किसने खींचा, स्पिंडल फाइबर्स ने। रेड वाले को इधर खींच लिया, ब्लू वाले को इधर खींच लिया, अवे। एनाफेज में क्या होता है, अवे हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप आप टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा होते जा रहा है, इसलिए मैं शॉर्ट में लपेट रहा हूं। एनाफेज, एनाफेज में क्या हो जाता है, centromere split and sister chromatids of each chromosome separate and they are pulled apart in opposite direction। opposite direction में यानी इनको इधर खींचा जाता है और इनको इधर खींचा जाता है। opposite direction में खींचने के कारण इधर चले जाएंगे कितने, इधर जाएंगे 46 क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम्स जाएंगे इधर, 46। और क्रोमैटिड्स कितने रहेंगे, कैसे क्रोमोसोम्स है ये, सिंगल क्रोमैटिड वाले, सिंगल क्रोमैटिड वाले 46 क्रोमोसोम्स। और ये ब्लू वाले कैसे हैं, तो ये ब्लू वाले भी सिंगल क्रोमैटिड वाले, सिंगल क्रोमैटिड वाले 46 क्रोमोसोम्स है। 46 क्रोमोसोम्स उधर, 46 क्रोमोसोम्स इधर। देखो सबसे पहले ये क्या थे, सिंगल क्रोमैटिड थे, बाद में क्या हुए, डबल पहले सिंगल क्रोमैटिड वाले 46 थे, बाद में डबल क्रोमैटिड वाले 46 बने। और जब डबल क्रोमैटिड वाले 46 बने तो बीच में से डिवाइड होके अब सिंगल क्रोमैटिड वाले 46 उधर चले गए और सिंगल क्रोमैटिड वाले 46 इधर आ गए। यानी पहले 46 सिंगल थे, फिर 46 डबल हुए, और आधा आधा बंटवारा होके 46 सिंगल उधर, 46 सिंगल इधर हो गया। मतलब ये सेल डिवीजन कंप्लीट होते आ गया। ये फिर इसके बाद क्या होगा, आखिरी फेज का नाम है टीलोफेज। द फोर्थ स्टेज इज कॉल्ड टीलोफेज। तो टीलो का मतलब क्या होता है, फेज यानी स्टेज, टीलो यानी टेल, पूंछ, और फेज यानी स्टेज, फेज यानी अवस्था, स्टेज। तो टीलोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम्स अलग अलग चले गए, अब वो डीकंडेंस होना चालू हो जाएंगे, डीकंडेंस होना चालू हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, ये सेंट्रियोल्स गायब हो जाएंगे। सेंट्रियोल्स गायब हो गए। सेंट्रियोल्स क्यों बने थे, स्पिंडल फाइबर निकालने के लिए। स्पिंडल फाइबर ने क्या किए, तो स्पिंडल फाइबर ने क्रोमोसोम्स को खींच खींच के अलग ला लिए। अब यहां पर क्या होगा, तो यहां पर बन जाएगा एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहां पर बन जाएंगी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब बताओ एक ही सेल के अंदर क्या बन गई, ये एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई बन गए। इसमें कितने क्रोमोसोम्स है, 46 है ना। ब्लू वाले कितने हैं, 46, और रेड वाले कितने हैं, 46। तो एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियाई बन गए, दो। तो इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, यानी एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई तैयार होना। अब इसके बाद क्या होगा, तो सेकंड स्टेज होगी। फर्स्ट स्टेज थी कैरियोकाइनेसिस, सेकंड स्टेज का नाम है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, ये यहां पर साइटोप्लाज्म में एक ऐसा हल्का सा एक नॉच बनेगा, खचका,
ऐसा ऐसा बनेगा सबसे पहले, फिर ये डीप होता जाएगा, गहरा होता जाएगा, फिर अगली स्टेज में ये ऐसा बनेगा, फिर उसके अगली स्टेज में ये ऐसा बनेगा, और ऐसा करते करते ये कट जाएगा। यहाँ से दो सेल्स बन जाएंगे। ये देखो, ये बीच में से ऐसा हो गया, और ये क्रोमोसोम से ये फिर से बारीक बारीक धागे बन जाएंगे। ये ब्लू वाले धागे बन गए, क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाएंगे। डीकंडेंस यानी पहले वो मोटे और छोटे हो गए थे, अब वो लंबे और पतले हो जाएंगे। ये कितने धागे? 46। और ये रेड वाले कितने क्रोमोसोम्स है? इधर में भी रेड वाले कितने क्रोमोसोम्स है? 46। लेकिन अब वो कैसे हो गए? लंबे और पतले हो गए, लंबे और पतले। इस तरह क्या हुआ? एक सेल से दो सेल्स बन गए, एक सेल से दो सेल्स बन गए। इसी को कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशन डिवीजन। इसको इक्वेशन डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जब सेल डिवीजन होने का ही था, उस समय क्या था? एक सिंगल सेल था पहले। सिंगल सेल में कितने क्रोमोसोम्स थे? 46 क्रोमोसोम्स थे। कौन से वाले थे? 46 क्रोमोसोम्स थे, सिंगल क्रोमेटिड वाले। तो अभी ये देखो, ये जो सेल बना, ये वाला भी 46 क्रोमोसोम्स है, और इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स है। इसमें भी सिंगल क्रोमेटिड वाले 46 क्रोमोसोम्स है, और इसमें भी सिंगल क्रोमेटिड वाले 46 क्रोमोसोम्स है। तो इस तरह क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम, पहले भी 46 थे और बाद में भी 46 है, इसीलिए इसको इक्वेशन डिवीजन कहते हैं, यानी क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। बात समझ में आ गई? कहानी शॉर्ट में समझो। पहले 46 सिंगल क्रोमेटिड थे, सिंगल क्रोमेटिड वाले 46 क्रोमोसोम्स थे, फिर डबल क्रोमेटिड वाले 46 क्रोमोसोम्स हुए, फिर डबल क्रोमेटिड वाले आधा आधा बंटवारा हो गया, सिंगल क्रोमेटिड वाले 46 इधर भाग गए, उसमें के सिंगल क्रोमेटिड 46 लेफ्ट में और दूसरे राइट में भाग गए। इस तरह फिर से क्या हो गया? फिर से 46 सिंगल क्रोमेटिड और इधर भी 46 सिंगल क्रोमेटिड। इस तरह एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। पहले क्या था? ये सेल जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उस सेल को बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। ह्यूमन बीइंग के जिस सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड सेल बोलते हैं। तो ये डिप्लॉइड, पहले डिप्लॉइड सेल था, ये वाला डिप्लॉइड सेल था एक, और दूसरा वाला भी कैसा बना? डिप्लॉइड। क्यों? क्योंकि इसमें भी 46 क्रोमोसोम है, ये भी डिप्लॉइड है, इसमें भी 46 क्रोमोसोम है, डिप्लॉइड है। और इसके पहले इन दोनों सेल को जिसने जन्म दिया, वो कैसा था? वो भी डिप्लॉइड था। कैसे डिप्लॉइड था? उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स थे और सिंगल स्ट्रक्चर वाले थे, सिंगल क्रोमेटिड वाले थे। तो सिंगल क्रोमेटिड वाले 46 क्रोमोसोम्स थे, यानी वो डिप्लॉइड था। और उसने जो बनाया दो बच्चे, दो नए सेल्स जो बने, वो भी सिंगल क्रोमेटिड वाले 46 क्रोमोसोम्स है। इस तरह से ये हमारा माइटोसिस का टॉपिक। आई होप कि मैंने आपको शायद समझाया है, आपको समझ आया है। अगर कोई डाउट या डिफिकल्टी होती है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेजो, मैं आपको इसका आंसर समझा कर दूंगा। क्योंकि लेक्चर लंबा हो रहा था तो मैंने आखिरी के ये थोड़े एनाफेज एंड टीलोफेज को थोड़ा फास्ट में निपटा दिया, मेटाफेज को भी थोड़ा फास्ट में निपटा दिया। अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो वेरी गुड। और ये एडवांटेजेस ये भी अपने सिलेबस में है कि माइटोसिस के एडवांटेजेस क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में हम मियोसिस क्या होता है, रिडक्शन सेल डिवीजन क्या होता है, वो पढ़ेंगे। ठीक है? वो जर्म सेल्स में होता है, स्पर्म एंड ओवम बनते हैं उससे, और इससे क्या होते हैं? बॉडी के सेल्स बढ़ते हैं। माइटोसिस से नाखून बड़े होते हैं, माइटोसिस के कारण फटी हुई चमड़ी वापस आ जाती है, माइटोसिस के कारण बाल लंबे होते हैं, और छिपकली की कटी हुई पूंछ लंबी हो जाती है माइटोसिस के कारण। तो लेट अस स्टॉप हियर। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर स्टडीज, एंजॉय लॉकडाउन। एक बार इसको नजदीक से देख लो। पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एना यानी अवे, सेल्स दूर दूर जाते एक दूसरे से, क्रोमोसोम दूर दूर जाते, क्रोमेटिड आर्म्स, क्रोमेटिड्स दूर दूर जाते, मेटाफेज यानी क्रोमेटिड बीच में आ जाते। ये उसके एप्लीकेशंस है, ग्रोथ वगैरह। ठीक है?